हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है भूचुंबकत्व अर्थात अर्थ मैग्नेटिज्म, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसके बारे में हमें पढ़ाई करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत विशालकाय चुंबक क्या है, या बहुत ही विशालकाय चुंबक का अस्तित्व है। मगर ये प्रूफ कैसे हो रहा था कि पृथ्वी के अंदर में एक विशालकाय चुंबक है? तो इसको प्रूफ होने का सिद्धांत इस प्रकार से आया सामने कि जब कभी भी हम किसी एक चुंबक को, कोई भी दंड चुंबक को हम धागे से लटका देते हैं, जैसे कि मान लेता हूं कि ये चुंबक है, चुंबक में एक काला वाला हिस्सा नॉर्थ पोल को बताता है और ये सफ़ेद वाला जो हिस्सा है ये साउथ पोल को बताता है। इसको हम इस प्रकार से जब कभी भी क्या करते हैं, किसी रस्सी से ऐसे हम लटका देते हैं। ये मेरा हाथ मान लीजिए रस्सी है, फ्रीली हमने इसको छोड़ दिया, तो और किसी भी दिशा में इसको इस प्रकार से घुमा के छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद देखते हैं कि एक समय आता है इस प्रकार से अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन करके रखता है कि ये हमेशा इसका उत्तरी जो हिस्सा है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाएगा, और इसका साउथ पोल जो रहता है पृथ्वी के दक्षिण दिशा अर्थात साउथ पोल की तरफ ही जाएगा। बार बार, हर बार, जितने बार भी एक्सपेरिमेंट किया गया, सभी बार में ये चुंबक ने अपने आप को एक फिक्स डायरेक्शन में ही अलाइन किया, अपने आप को एक फिक्स डायरेक्शन में ही रखा। तो वो जो फिक्स डायरेक्शन में रख रहा था, तो यही हमें इस बात की बात को अस्तित्व में लाने का काम किया कि पृथ्वी के अंदर भी कोई ना कोई चुंबक है, जो चुंबक इस बाहर के दंड चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करके एक निश्चित दिशा में स्थापित करती है। तो यह भूचुंबकत्व की बात हुई, अर्थात पृथ्वी के अंदर चुंबक है, यह बात मान लिया गया। तो जब पृथ्वी के अंदर चुंबक है इस बात को माना गया, तो इसमें बहुत सारे मत आने चालू हुए कि आखिर पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है उस चुंबकत्व के कारण क्या क्या है। तो इसके कारण में कुछ सिद्धांत सामने आए। पहला जो सिद्धांत था वो था गिलबर्ट का फेनोमेना। गिलबर्ट ने क्या फेनोमेना दिया पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए? इसका कहना था कि पृथ्वी के अंदर विशालकाय चुंबक एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स पृथ्वी को यदि हम खुदाई करते जाएं तो अंदर में हमें एक बहुत बड़े बॉक्स के रूप में, एक बहुत बड़े ब्लॉक के रूप में हमें एक चुंबक मिलेगा, बहुत ही विशालकाय चुंबक मिलेगा, और उसी चुंबक के कारण पृथ्वी का चुंबकत्व या भूचुंबकत्व जैसी अवधारणा एग्जिस्ट करती है। यह बातें सामने आई थी। किसने बोला था? गिलबर्ट ने बोला था। मगर गिलबर्ट का ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना गलत सिद्ध हुआ। गलत कैसे सिद्ध हुआ? कि इस प्रकार से माना गया, इसने बोला कि यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अंदर में बिल्कुल एक बहुत बड़ा सा विशाल का चुंबक इस प्रकार से क्या है, रखा हुआ है। इस बात को मान लिया गया, और इस विशाल का चुंबक में, या इसको चलो कुछ इस तरीके से बनाया जाए, ऐसे ये एक विशाल का चुंबक इसके अंदर में क्या है, रखा हुआ है। इस बात को माना गया। और ये जो विशाल का चुंबक है, बिल्कुल यदि हम खुदाई करते जाएंगे तो हमें यह चुंबक की प्राप्ति होगी। मगर इस सिद्धांत को गलत कैसे किया गया, गलत सिद्ध कैसे किया गया? चुंबक की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चुंबक है, जब जब हम तापमान को बढ़ाते जाएंगे इसका चुंबकत्व घटते जाएगा। तो यदि ये जो चुंबक है पृथ्वी के अत्यधिक गहराई में मौजूद है, अर्थात उसके क्रोड के आसपास के एरिया में उपस्थित है, या कोर के आसपास की स्थिति में उपस्थित है, तो उस जगह का तापमान तो कई हजारों डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये कई हजारों डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्यूरी टेम्परेचर से कहीं ज्यादा है। क्यूरी टेम्परेचर वो तापमान होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है। तो फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होने का जो तापमान होता है उस तापमान को क्यूरी तापमान कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब चुंबक स्वयं में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक में बदला जा सकता है, जैसे सामान्यतः लोहा,
निकल, कोबाल्ट, इन टाइप की चीजें, ये स्वयं चुंबक नहीं होते मगर चुंबक के साथ रखने पर ये चुंबक बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एक और मटेरियल होता है डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम चुंबकीय पदार्थ जब पढ़ेंगे तब हम चुंबकीय पदार्थ में इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चुंबक है अर्थात कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब उसका तापमान हम बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाते हैं चुंबकत्व घटते जाता है, अर्थात फेरोमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर क्या है, बदलाव की ओर अग्रसर होता है। तो वो तापमान जिसमें पूरा का पूरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अब क्यूरी टेम्परेचर का जो मान है लगभग 1000 डिग्री के आसपास के रेंज पर है, मगर इस क्रोड का जो तापमान है ये तो 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। तो इसका तात्पर्य तो ये हुआ कि इतने तापमान पर ये जो पदार्थ है ये चुंबक की अवस्था में रह ही नहीं सकता है। तो ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया कि पृथ्वी के कोर में अर्थात या पृथ्वी के अंदर में एक विशालकाय चुंबक क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मान लो वो विशालकाय चुंबक एग्जिस्ट किया भी तो पृथ्वी के कोर में मौजूद क्रोड में मौजूद अत्यधिक तापमान के कारण उसका चुंबकत्व क्या है, खत्म हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी था ये थ्योरी क्या हो गया, हम लोगों का रॉन्ग हुआ। लेकिन एक सिद्धांत था दिया गया था, सही होना गलत होना बाद की बात है। पहला यह था कि एक रीजन देना, जब हम कोई मत देते हैं, जब कोई रीजन देते हैं उसको सभी मानक पर परखा जाता है और सभी मानकों पर जब वो बिल्कुल सटीक बैठता है, सही आता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस सिद्धांत को क्या मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। तो पहला सिद्धांत तो यही था, गिलबर्ट ने जो दिया था। दूसरा सिद्धांत था ग्रोवर, 1849 में दिया। दूसरा जो सिद्धांत है यह सिद्धांत ग्रोवर ने दिया, 1849 में दिया। इसका कथन क्या था कि पृथ्वी के ये विषुवत वाला एरिया हो गया हम लोगों का, विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा, एवं ये जो भूमध्य रेखा वाले जो क्षेत्र है, इस भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में सामान्यतः वर्ष भर क्या होता है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ट्रेड वाइंड्स जिसे हम कहते हैं। और ये जो ट्रेड वाइंड्स होते हैं इनकी दिशा ये दक्षिणी गोलार्ध से अर्थात दक्षिण पश्चिम एरिया से ये इस दिशा में क्या होते हैं, चलते हैं। जब ये इस दिशा में चलते रहेंगे और ये गर्म पवनें हैं तो ये जो पवन है, सॉरी ये ग्रोवर का सिद्धांत नहीं था, ये एक सामान्य सिद्धांत था, इसको हम ग्रोवर के रूप में नहीं देख सकते गर्म धाराओं को। ये जो सिद्धांत था कि पृथ्वी के चारों ओर क्या है, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये जो पवन है, ये जो हवाएं हैं ये गर्म होती हैं। गर्म हवा जब मोशन में आते हैं तो ये आयनित हो जाते हैं। आयनित होंगे अर्थात इसमें क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल जो है इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल मूवमेंट क्या बनाता है, विद्युत धारा बनाता है। और विद्युत धारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, विद्युत धारा से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो ये हम किसके बारे में बात किए, ये दूसरा सिद्धांत था। तो इसको हम बोलते हैं कि ट्रेड वाइंड फेनोमेना के नाम से जाना जाता है इसको। ये है ट्रेड वाइंड फेनोमेना। तीसरा जो सिद्धांत था ये आया ग्रोवर के नाम से। ग्रोवर ने फिर सिद्धांत दिया 1849 पर, और 1849 पर ग्रोवर का कथन क्या था, इसी सिद्धांत से एक स्टेप आगे था। जैसे इसने बोला कि ट्रेड वाइंड्स जो चलते हैं तो ट्रेड वाइंड्स के कारण जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल रहा है और गर्म हो जा रहा है तो गर्म होने के कारण वो आयनित हो जाते हैं। आयनित अर्थात आवेशित हो रहे हैं। तो आवेश, जब वायु जो है आवेश के रूप में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। सेम इसी स्टेटमेंट को ग्रोवर ने भी बोला, और ग्रोवर का कथन था कि उसने वायु का उदाहरण नहीं लिया, उसने सिर्फ इसके आवेशित कण का उदाहरण लिया और उसने बोला कि पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से देखा जाए तो इसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश का प्रवाह है। और आवेश का प्रवाह यदि हम बायोट-सेवर्ट नियम से जाए या ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो विद्युत धारा का प्रवाह चुंबकत्व उत्पन्न करता है। तो ये चुंबक क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो यही चुंबकत्व पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने का कारक है। इस बात को माना गया ग्रोवर के तरीके से। मगर यह सिद्धांत भी क्या हुआ, एक प्रकार से गलत सिद्ध यह हो रहा था कि एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होने की बात उन्होंने नहीं की। उनका कथन था कि इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या हो रहा है, विद्युत धारा क्या है, प्रवाहित हो रहे हैं, बिल्कुल इस तरफ से
चारों तरफ से विद्युत धारा ने इसको क्या है, घेर के रखा हुआ है। जब विद्युत धारा चारों तरफ से घेर के रखेगा तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित चुंबक केवल उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर कैसे अलाइन करेगा अपने आप को। यदि चारों तरफ से आप चुंबकीय क्षेत्र समान तीव्रता की देंगे तो ऐसी स्थिति में तो सभी चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे, एक दूसरे की तीव्रता को कैंसल आउट कर देंगे, अर्थात पृथ्वी के बाहर में कोई भी चुंबकत्व नहीं रहेगा। तो ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो फिर से फॉल्स साबित हुए। तो लास्ट में जो फाइनल जो सिद्धांत आया उस सिद्धांत को बोला जाता है डायनेमो सिद्धांत, डायनेमो फेनोमेना। डायनेमो फेनोमेना देने का काम किसने किया था, एल्सेसर ने। एल्सेसर भी एक वैज्ञानिक था, इसने डायनेमो फेनोमेना दिया। डायनेमो फेनोमेना के अंतर्गत उसने किस बात की बारे में बताया, किस चीज के बारे में उसने बताया, उसका कथन था कि पृथ्वी का सतह 3 भागों में विभाजित है। यदि पूरे पृथ्वी को हम देखें तो पूरा ये हमारे पास गोल पृथ्वी है। इस पृथ्वी के सतह को यदि हम ऊपर से लेकर नीचे तक कोर एरिया तक हम जाते हैं तो ये 3 भागों में बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है हम लोगों का ये कोर है, उसका ऊपरी हिस्सा होता है मेंटल और लास्ट का जो रहता है वो क्रस्ट है। तो सबसे ऊपर का हिस्सा जो है वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, दूसरा हिस्सा जो है वो मेंटल कहलाता है और तीसरा जो हिस्सा होता है इसे हम क्रोड कहते हैं। क्रोड अर्थात कोर के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज क्रोड जो होता है, इस क्रोड पर क्या रहता है, Fe3O4, ये है लिक्विड फॉर्म पे होता है। सामान्यतः ये पाया गया है कि पृथ्वी के सतह के अंदर जब हम जाते जाएंगे तो सबसे पहले क्रस्ट का लेयर है, क्रस्ट का लेयर को क्रॉस करने के बाद जब हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेंटल का लेयर मिलेगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें क्रोड मिलेगा। ये जो क्रोड है इसमें लौह जो ऑक्साइड है Fe3O4, ये किस रूप में मौजूद है, लिक्विड अवस्था में मौजूद है, लिक्विड कंडीशन में पाए जाते हैं। अब पृथ्वी घूर्णन भी करता है, 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन क्या है, ले लेता है। हमें तो बहुत स्लो लगता है रिवॉल्यूशन, लेकिन यदि हम बाहर अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी की गति अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। तो पृथ्वी जब इस प्रकार से अपनी धुरी पर, ये जैसे ये धुरी है, अपनी इस धुरी पर वो इस प्रकार से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करने के कारण ये जो मोल्टन जो है या ये जो लिक्विड आयरन के ऑक्साइड है ये भी क्या करता है, मूवमेंट करते हैं। इस आयरन के ऑक्साइड पर वास्तव में क्या चीज मौजूद है हमारे पास, Fe3+ जो आयन है, Fe2+ जो आयन है, ये आयन जो है उसमें मौजूद है। तो ये आयन अर्थात आवेश हुए। ये आवेश जब क्या करेंगे, पृथ्वी की गति के साथ साथ ये भी अंदर में इस प्रकार से घूमते रहते हैं। जैसे कि एक पानी के बोतल में हमने पानी लिया, अब पानी लेने के बाद हम क्या करेंगे, बोतल को यदि हम रोटेट करेंगे तो उसके अंदर में मौजूद पानी के भी जो कण है वो कण भी उसके बोतल के साथ ही साथ क्या होते हैं, घूमते हैं। खासकर वो हिस्सा घूमता है जो उसके सतह के बिल्कुल नजदीक होता है। बीच का एरिया भले ही कांस्टेंट रहे। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे पास ये जो सतह के किनारे किनारे हिस्से के जो आयन हैं, ये आयन क्या होंगे, जब इसको आप रोटेट करेंगे इस तरीके से तो ये जो किनारे जो ठोस सतह से जुड़े हुए हैं ये जो आयन है ये क्या होंगे, रोटेट होंगे। भले बीच का एरिया जो है वो आपका कांस्टेंट रहे, उसमें रोटेशन उतना तीव्र ना हो। तो इन आयन के रोटेशन से क्या बनेगा, विद्युत धारा बनेगा। और चूंकि ये एक निश्चित दिशा में ही क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसके कारण एक जो पोल है वो आपका नॉर्थ पोल के रूप में आ जाएगा और एक जो पोल है वो किस रूप में आ जाएगा, साउथ पोल के रूप में आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ का जो आयन है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यहाँ का आयन इस डायरेक्शन में घूमा, यहाँ का आयन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। यदि इसको मैं सेपरेट इस पॉइंट पर बनाता हूं, ऊपर से ये इस तरफ से क्या है, ये इस तरीके से घूम रहा है, ये सभी की जैसे एक दिशा है घूमने के लिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, याद कीजिए आप लोग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल के अकॉर्डिंग कौन सा पोल आपका नॉर्थ होगा और कौन सा पोल आपका साउथ होगा। तो उसके आधार पर इस चीज को जज किया गया। तो जब आप ऊपर से इसको देखेंगे इस तरफ से, तो एक जो पोल है ये अपमोस्ट लेयर जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और जो नीचे का जो है वो हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं।
आप जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं या जिस दिशा में पॉजिटिव आयन मूवमेंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में उसका करंट होगा। करंट का जो डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या होते हैं, डेजिग्नेट होते हैं। तो उसके आधार पर देखोगे तो सभी रिंग के, जैसे ये एक रिंग है जैसे कि, तो एक रिंग का एक हिस्सा साउथ को रिप्रेजेंट करता है, एक हिस्सा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार से। तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक के एरिया पर हमें एक निश्चित दिशा में ही एक पोल और एक निश्चित दिशा में दूसरे पोल की हमें क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। तो ये जो निश्चित दिशा में जो पोल की जो प्राप्ति हुई, वह सिद्धांत बिल्कुल जेन्युइन रहा। वो सिद्धांत सभी प्रकार के जो त्रुटियां थी उन त्रुटियों को क्या कर रहा था, उसके सॉर्ट आउट कर रहे थे, उसको हटा रहे थे उन सभी त्रुटियों को। तो इस सिद्धांत को डायनामो फिनोमेना या डायनामो सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और यही सिद्धांत आज तक विश्व में क्या है, उपस्थित है। और अभी भी हम इसी सिद्धांत के अनुसार मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, मगर वो चुंबक किस रूप में मौजूद है, प्रॉपर चुंबक के रूप में मौजूद नहीं है, वो गर्म लोहे के लावा के रूप में या गर्म लोहे के रूप में क्या है, मौजूद है, जो कि पृथ्वी के गति के कारण खुद भी क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है और उस विद्युत धारा के कारण एक विशालकाय चुंबकत्व या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां से उत्पन्न होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न हुआ, यही हम लोगों का अर्थ मैग्नेटिज्म है। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में किसने बात किया था, एल.सी. सर ने बात किया। अब ये बात आई कि हमें ये तो दिख गया कि ऊपर के लेयर पर साउथ और नीचे के लेयर पर नॉर्थ पोल क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। आप इसे पृथ्वी की घूर्णन की गति, विद्युत धारा की गति एवं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के आधार पर कौन सा डायरेक्शन साउथ होगा और कौन सा नॉर्थ होगा, आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपने पिछली क्लासेस में जो चीज पढ़े थे कि नॉर्थ और साउथ पोल आप कैसे डिजिग्नेट करते हैं, तो उस चीज को आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकली आप इस चीज को फाइंड आउट करेंगे और हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी आपको दे दिए जाए। अब जो भूचुंबकत्व है, पृथ्वी की चुंबकत्व है, अब उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। तो भूचुंबकत्व में क्या है कि ये हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा चुंबक है, जैसे ये हमने पृथ्वी को इस प्रकार से क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, ये इस प्रकार से, ये अर्थ को हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये जो पृथ्वी जो हम बना रहे हैं, थोड़ा छोटा इसे हम कर लेते हैं। ये इस प्रकार से ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर देखिए, ये बिल्कुल इसका क्या है, केंद्र हो गया, केंद्र के हिस्सा। इस पृथ्वी के 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये हमारा उत्तर दिशा हुआ, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व, और ये हमारे पास क्या हो गया, पश्चिम। इस पर उत्तर से दक्षिण तक जो रेखा खींची जाएगी, जो कि केंद्र से होकर जाती है इस प्रकार से, इस अक्ष को हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये भौगोलिक अक्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात ज्योग्राफिक एक्सिस। इट मींस ये है कि ये अर्थ में बिल्कुल रियल में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये भौगोलिक अक्ष है। भौगोलिक अक्ष में ये भौगोलिक उत्तर है और ये भौगोलिक दक्षिण है। जहां मैं भौगोलिक बोल रहा हूं, इसका मतलब वो पृथ्वी के सतह की बात कर रहा है और पृथ्वी की बात कर रहा है। क्या पाया गया कि इस भौगोलिक अक्ष, अब पृथ्वी में क्या है, एक चुंबक भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां जो चुंबकीय अक्ष जो प्राप्त हो रहा है हमें, यह चुंबकीय अक्ष इस भौगोलिक अक्ष से थोड़ा सा हमें क्या मिल रहा है, इंक्लाइंड इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ। ये देखिए, ये लाल कलर की जो रेखा है, ये लाल कलर की रेखा ये हमारे किस चीज को बताता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चुंबकीय अक्ष को, चुंबकीय अक्ष। एक हमारे पास भौगोलिक अक्ष है, एक हमारे पास चुंबकीय अक्ष है। अब ये भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष एक दूसरे से एक एंगल से क्या रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। हम देखेंगे ये एंगल क्या है और इस एंगल को हम कैसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो चुंबकीय अक्ष जो इस प्रकार से है, तो चुंबकीय अक्ष कहां से गुजरता है, जैसे कि ये आपके पास कोई मैग्नेट है,
ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ, ये मैग्नेट का साउथ पोल हुआ। तो नॉर्थ और साउथ पोल को बिल्कुल बीच से इस प्रकार से जो डिवाइड करती है जो रेखा, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो चुंबकीय रेखा है, ये जो चुंबकीय अक्ष है, इस चुंबकीय अक्ष पर एक चुंबक भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस चुंबक को हमने क्या कर लिया, बिल्कुल इस प्रकार से हमने डिजाइन कर लिया कि ये पृथ्वी का क्या है, ये चुंबक है। पृथ्वी के अंदर में मान लेते हैं कि इस प्रकार का एक बड़ा चुंबक है। हालांकि यह चुंबकत्व कहां से आई, यह अवधारणा ये डायनेमो सिद्धांत के अनुसार ही माना गया है कि वो जो पृथ्वी के अंदर में जो घूर्णन करते हुए जो आयन है, वो एक विद्युत धारा का निर्माण किया। वो विद्युत धारा ऐसे देखा जाए तो किसमें प्रवाहित हो रहे लगेंगे कि किसी विशाल कुंडली में, परिनालिका में प्रवाहित हो रहे हैं। और एक परिनालिका में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो अपने आप को एक दंड चुंबक के भांति व्यवहार करता है। तो यह भी एक दंड चुंबक के रूप में हो गया। मगर क्या प्राप्त हुआ था हमें कि जिस दिशा में भौगोलिक उत्तर होता है, अर्थात ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, उस दिशा में चुंबक का साउथ पोल होता है। और जिस दिशा में पृथ्वी का जो साउथ डायरेक्शन है, उस दिशा में चुंबक का क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए जब कभी भी आप किसी चुंबक को इस प्रकार से लटकाएंगे किसी भी दिशा में, तो ये जैसे इसका ये चुंबक है नॉर्थ पोल हुआ, ये जो लाल वाले हिस्सा है इसको हमने नॉर्थ पोल लिया और ये सफेद वाले को हमने क्या ले लिया, साउथ पोल लिया। तो कोई भी चुंबक को जब ऐसे आप किसी भी दिशा में लटकाओगे तो क्या होगा, इसका उत्तरी ध्रुव इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और इसका दक्षिणी ध्रुव इसके उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, बाहर से लटकाए गए चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या हुआ, आकर्षित हुआ। और ये पृथ्वी के चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि लटकाए गए चुंबक का उत्तर भौगोलिक उत्तर की ही दिशा में है। हालांकि इसमें थोड़ा सा क्या रहता है, इंक्लिनेशन रहता है। ये इंक्लिनेशन लगभग 15 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में वेरी करता है और प्लेस टू प्लेस में ये डिफर करता है, इसमें अंतर रहता है। तो यहाँ हम दो बातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, दो चीज़ों के ऊपर हमने बात किया कि यहाँ पहला चीज क्या था कि भौगोलिक उत्तर और दक्षिण है। जिधर भौगोलिक उत्तर और दक्षिण है वहां पृथ्वी के चुंबकत्व का, जहां भौगोलिक उत्तर है वहां पृथ्वी के चुंबकत्व का दक्षिण है, और जहां भौगोलिक दक्षिण है वहां पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से इसीलिए जब कभी भी हम बाह्य दंड चुंबक लटकाएंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, बाह्य दंड चुंबक का उत्तर, बाह्य दंड चुंबक और पृथ्वी चुंबक, तो दंड चुंबक का उत्तर पृथ्वी के चुंबक के दक्षिण की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो यह पृथ्वी के चुंबक की ओर आकर्षित होगा और पृथ्वी के उत्तर दिशा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे आप कहीं पर भी, यह दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव है ना कि उत्तर दिशा है। तो बाह्य लटकाए गए दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकत्व के दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है, जो कि स्वयं भौगोलिक उत्तर की ओर है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लटकाए गए चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर क्या करता है, दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से बाह्य चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी चुंबकत्व के उत्तरी ध्रुव की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, और ये पृथ्वी के किसको बताएगा, दक्षिणी ध्रुव की ओर या दक्षिण दिशा की ओर को रिप्रेजेंट करेगा। ये अलग बात है कि ये जो भौगोलिक अक्ष है और ये जो चुंबकीय अक्ष है, ये दोनों अक्ष एक दूसरे से एक एंगल से क्या रहता है, इंक्लाइंड रहते हैं, एक एंगल से ये क्या है, झुके हुए रहते हैं। तो ये जिस एंगल से झुके हुए रहते हैं इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ये हम लोगों का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हुआ तो इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दो तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए यहां भूचुंबकत्व के तत्व क्या क्या हैं।
भूचुंबकत्व के तत्व। भूचुंबकत्व के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो भूचुंबकत्व के तत्व में पहला जो तत्व आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा आता है एंगल ऑफ डीप और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की बात किया, एंगल ऑफ डीप की बात किए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात किए। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का मतलब है भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बनने वाला कोण। यदि एक सीधी रेखा लूंगा तो हम इसे अक्ष के रूप में लेंगे, और यदि एक समतल के रूप में लेंगे कि इस पर एक समतल इस प्रकार से जा रहा है और एक समतल इस पर इस प्रकार से जा रहा है, तो ये एक समतल हुआ, ये दूसरा समतल हुआ, दोनों समतल के बीच में जो कोण जो बन रहा है ये कोण हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। इसको हिंदी में कहते हैं दिक्पात कोण। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को हिंदी में कहा जाता है दिक्पात कोण के नाम से जानते हैं। तो दिक्पात कोण क्या है? एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के मध्य जो कोण होता है उस कोण को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से जानते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को सामान्यतः क्या किया जाता है? डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डेल का वैल्यू लगभग 17 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। पहला चीज हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण है एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप क्या होगा? तो एंगल ऑफ डीप को हम ऐसे समझेंगे, कोई भी चुंबक को जब हम पृथ्वी के धरातल के समानांतर लटकाएंगे, जैसे कि ये इसी को ही हम चुंबक ले लेते हैं, इस चुंबक को जब मैं इस प्रकार से लटकाऊंगा ऐसे, तो ये क्या होना चाहिए? बिल्कुल पृथ्वी, ये मेरा हाथ को यदि आप पृथ्वी की सतह लेंगे तो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल ये क्या है? समानांतर है। लटकना इसको बिल्कुल इस तरीके से चाहिए, मगर होता क्या है कि ये जो है ये थोड़ा सा इस प्रकार अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस प्रकार से झुका हुआ रहता है। तो देखिए क्या मिला हमें कि इसको रहना था इसी दिशा में, मगर ये इस प्रकार से क्या रहता है? थोड़ा सा ऐसे झुके हुए अवस्था में रहता है। ये चुंबक हमेशा रहना था। ये पेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बता रहा है, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये चुंबक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चुंबक को ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा ना हो कि क्या होता है? थोड़ा सा अपने हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ रहता है। अर्थात यदि इसको इस प्रकार से समझा जाए कि ये हमारे पास धरती का ये सतह है, ये सतह हुआ, और इस सतह में कोई भी चुंबक को जब लटकाएंगे तो वो चुंबक हमेशा क्या होता है? रस्सी से लटकाते हैं तो ये इस प्रकार से थोड़ा झुके हुए अवस्था में लटकता है। लटकना चाहिए उसको बिल्कुल इस प्रकार से पृथ्वी के समानांतर। ये पृथ्वी का सतह है, इस सतह के समानांतर इसे लटकना चाहिए, मगर ये पृथ्वी के समानांतर ना लटक के क्या हो जाता है? ये एरिया इस प्रकार से थोड़ा झुक जाता है। अर्थात ये हॉरिजॉन्टल लेवल के इसका ये जो एक्सिस है ये थोड़ा सा इसके बीच में क्या हो जाता है? झुक जाता है। ये जितना एंगल झुकता है इसी एंगल को ही हम एंगल ऑफ डीप कहते हैं। साधारण सा तात्पर्य यही है कि ये चुंबक है, ये चुंबक होना चाहिए बिल्कुल ऐसे सीधे, सीधे ना होकर क्या होता है? ये थोड़ा सा ऐसे झुके हुए अवस्था में रहता है हमेशा। तो ये जो झुका हुआ है अपने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल वो क्या होता है? झुक जाता है। उसी कोण को ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो एंगल ऑफ डीप को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एंगल ऑफ डीप को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि चुंबक को क्षैतिज दिशा में लटकाने पर वो ऊर्ध्वाधर रूप में या वर्टिकली वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है। तो
कोई भी मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ के सरफेस के कितना एंगल झुकता है, वही एंगल हम लोगों का क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप कहलाता है। एवं तीसरा जो पॉइंट है, एंगल ऑफ डिप को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल से, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ डिप रिप्रेजेंटेड बाय टर्म थीटा। और एक चीज है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब ये इस प्रकार से क्या हुआ, लटक गया, अर्थात इसको रहना था सीधा, सीधा ना रह के इस प्रकार से झुक गया, तो झुक गया इसका मतलब क्या है, इसकी चुंबकीय तीव्रता जो है इस डायरेक्शन में है। इसकी चुंबकीय तीव्रता की दिशा क्या है, यदि चुंबकीय तीव्रता को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये चुंबकीय तीव्रता आई जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके दो भागों में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके दो भाग कौन कौन से रहेंगे, ये आई जा रहा है और ये इस दिशा में क्या हो रहा है हम लोगों का, इस दिशा से आई आ रहा है, मान लेते हैं इसको नॉर्थ और इसको साउथ लिया। तो ऐसी स्थिति में हम यदि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें कि इसके दो भाग क्या होंगे, टूटेंगे, तो एक भाग कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और एक भाग इसको किधर जाएगा, दक्षिण की ओर, सॉरी वो एक ऊपर की ओर अर्थात वर्टिकल जाएगा और एक हम लोगों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है हम उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एच के नाम से जानते हैं, अर्थात भूचुंबकत्व का क्षैतिज भाग, और ये भूचुंबकत्व का ऊर्ध्वाधर भाग है, अर्थात ये है तो इस डायरेक्शन पे। तो वेक्टर में यदि आप इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो एक इसका कंपोनेंट कहां जाएगा, पृथ्वी की सतह की ओर जाएगा और एक पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएगा। जब हम सतह में चलते हैं कहीं पर और उसमें हमें किसी स्थान पर चुंबक या चुंबकीय सुई के माध्यम से दिशा ज्ञात करनी होती है, तो ये पृथ्वी का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाता है, मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पृथ्वी की सतह के समानांतर रहते हैं हमेशा। तो जो कंपोनेंट पृथ्वी की सतह के समानांतर होगा उसी कंपोनेंट के ऊपर तो हम वर्कआउट करेंगे। तो यही जो वर्कआउट होता है, इसी वर्कआउट के ऊपर हमें यहाँ क्या करना है, चर्चा करना है। तो ये जो एच है, इसी एच को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। तो एंगल ऑफ डिप को थीटा से रिप्रेजेंट किया गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक छोटा सा इनके बीच में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप आ जाता है। उस रिलेशनशिप को यदि इस चीज को हम क्या करते हैं, किसी एक छोटे से त्रिभुज से यदि हम रिप्रेजेंट करें, यदि इसको आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे कि ये त्रिभुज, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास आई की दिशा है, ये आई है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये हमारे पास किसकी दिशा है, वी की दिशा है। तो इस v की दिशा से हम यहाँ क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ जो एंगल थीटा था, ये एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थीटा बना दिया। तो यहाँ देखेंगे एक रिलेशनशिप कि टेन थीटा जो वैल्यू है, ये टेन थीटा कितने के बराबर होगा हम लोगों का, ये जो टेन थीटा है, ये टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो होगा। टेन थीटा जो है वो क्या होगा, लंब बटा आधार। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया v और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया h। तो यहाँ से एक संबंध मिल गया, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर क्या होता है, h टेन थीटा, v इज इक्वल टू h इंटू टेन थीटा। ये इनके मध्य क्या है, एक छोटा सा संबंध है, एक रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप पर हम दो बातों को देखेंगे कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर क्या वैल्यू होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर पर v और h का क्या वैल्यू होगा, मैग्नेटिक जो क्या बोला जाए जो पोल्स हैं उस वैल्यू पर क्या होगा हम लोगों का। तो ऐसे स्थिति पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर एक चीज तो ये मिल गया हमें, v और h के बीच में रिलेशनशिप मिला। एक रिलेशनशिप क्या होगा, यदि ये एक्सिस हमारे i को रिप्रेजेंट करता है, ये h को और ये v को, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक रिलेशनशिप मिलेगा, v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, i स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये दो हमारे पास क्या है, दो महत्वपूर्ण पॉइंट हमें मिल गए, ये सूत्र के रूप में v इज इक्वल टू एच टेन थीटा और दूसरा है v स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ये कहाँ से आए, इस त्रिभुज में यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इस स्थिति में आएगा। अब देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे कैसे स्थिति होगी। ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का चुंबकीय निरक्ष है, मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये हम लोग का मैग्नेटिक पोल है।
मैग्नेटिक इक्वेटर वाले लाइन पर थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री। अब मैग्नेटिक ये जो पोल वाला जो पॉइंट है इस जगह पर थीटा का वैल्यू कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्षैतिज को बता रहा है, तो क्षैतिज के साथ में थीटा का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। अर्थात ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और वर्टिकल के साथ जाएगा तो कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, इस जगह पर थीटा का वैल्यू कितना है हमारा 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को हमें इन दोनों पर यदि हम इसे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग पॉइंट अलग अलग तरीके से हमें क्या है कंटेंट फाइंड आउट होंगे। अब वो जो कंटेंट है वो क्या क्या मिलेगा हम कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। वेरी इजी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा बिंदु, बहुत छोटा सा पॉइंट है। पहला, यदि आप इसको ऐसे लेते हैं 8 इक्वेटर, ये मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री, देयरफॉर v इज इक्वल टू h tan 0 डिग्री। tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब v का मान क्या मिल गया हम लोगों को 0। तो इक्वेटर पर क्या होता है केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है और v का वैल्यू क्या रहता है 0। तो ये जो h है, h का वैल्यू इस जगह पर इनफाइनाइट होगा और v का वैल्यू इस जगह पर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि यदि 0 को लाकर v के डिवाइड कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या मिल जाएगा मैक्सिमम मिल जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अनंत होता है। और इस जगह में यदि आपने क्या कर दिया इसको पुटअप कर दिया, इस वैल्यू को पुटअप किया तो i का वैल्यू कितने के बराबर रहेगा v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो v का वैल्यू जब आपने क्या रखा 0 रखा, क्योंकि यहाँ 0 मिल गया, तो इस जगह से आपको h का वैल्यू किसके बराबर मिल गया i के बराबर प्राप्त हो गया, क्योंकि h स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है i स्क्वायर के बराबर है, देयरफॉर h और i क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है 8 पोल्स पर क्या होगा थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 90 डिग्री, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, v इज इक्वल टू h इंटू 1090। 1090 क्या होता है अनंत होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो अनंत गुणा h करूंगा तो क्या मिलेगा इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस जगह पर क्या हो जाएगा v का मान क्या हो जाता है, v का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब ऐसी स्थिति आएगी तो इस स्थिति में सेम इसी फॉर्मूले पर वैल्यू को पुटअप करेंगे, v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अब h क्या हो गया 0 हो गया, तो ऐसी स्थिति में v का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा i के बराबर हो जाएगा। अर्थात हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कुल चुंबकत्व हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होता है, पोल पर क्या होता है कुल चुंबकत्व वर्टिकल पोल के बराबर होता है। तो तीसरा एक कंडीशन आता है, थर्ड जो थिंग है 845 डिग्री, अर्थात ये है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। तो इस स्थिति में v इज इक्वल टू क्या मिलेगा h इंटू 1045। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इस स्थिति में v का वैल्यू किसके बराबर रहेगा h के बराबर होगा। ये जो क्वेश्चन है कि 45 अंश पर एंगल ऑफ डीप जब कितना रहेगा 45 डिग्री रहेगा, तो उस सिचुएशन पे v और h के बीच में क्या संबंध होगा, तो उसके बीच में संबंध क्या होता है v और h आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो हमें पूछे गए थे, ये जो क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये क्वेश्चन हमारे पास में ACF 2016 पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो बिल्कुल जब कभी एक बार 45 के लिए आ चुका है क्वेश्चन, तो हो सकता है इस बार इक्वेटर के लिए दे दिया जाए, हो सकता है पोल के लिए दे दिया जाए, हो सकता है इस रिलेशन को पूछ दिया जाए कि ये रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन क्या होता है। हालांकि अभी तक हमने आई के बारे में पढ़ाई नहीं की है, मगर इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ाई करेंगे कि मैग्नेटिज्म को समझने के लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है। तो पूरे के पूरे जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजी के ऊपर हमारा अगला क्लास रहेगा। तब तक आप इन चीज़ों को पूरी तरीके से बेसिक्स को बहुत अच्छे से आप पढ़ कर रखिए। धन्यवाद।